हेलो विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम, गॉस का नियम होता है हमारा जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू जो होती है टोटल आवेश को जब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये जो नियम होता है ये नियम दिया था हमारे गॉस ने, बताया था ये। ठीक है, ये संबंध बता रहा है यहाँ पे कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के बीच में संबंध बता रहा है। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है, कुल आवेश का और 1/एप्सिलॉन नॉट का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये हमारा गॉस का नियम है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, गाउसियन पृष्ठ क्या होता है। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है? देखिए, गाउसियन जो पृष्ठ होता है वो एक तरह का काल्पनिक होता है। ये कैसा पृष्ठ होता है? काल्पनिक होता है। एक तो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है ना, बंद पृष्ठ होता है। तो और दूसरी बात, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कैसी होती है? समान होती है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समान होती है। दूसरी बात, जो हमारी बल रेखाएं होती है, बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो इस पृष्ठ के कैसी होती है, या तो ये इसके लंबवत होगी बल रेखाएं जो होंगी, या फिर उसके समांतर होगी। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो पृष्ठ होता है उसे हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। इसकी विशेषता हमें पता होनी चाहिए। तो इस पृष्ठ को सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, आवेश वितरण को एक सम्मित मान लेते हैं। ठीक है, सम्मित आवेश वितरण लिया जाता है इस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ। अब देखिए, इस जो ये जो हमारा फ्लक्स था इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी दिशा और इसके बारे में ना, धनात्मक ऋणात्मक कब होगा ये भी मैंने बताया था आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, या कोई भी आप 3D आकृति मान लीजिए इसे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एक 3D आकृति हो गई इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरह से। अब इस 3D आकृति के अंदर यदि मैं इस 3D आकृति के अंदर यदि मैं यहाँ पे एक धनात्मक आवेश रखता हूँ, धनात्मक आवेश रखता हूँ किसके? बंद पृष्ठ के अंदर। इस बंद आकृति के अंदर मैंने एक धनात्मक आवेश रख दिया। अब यदि धनात्मक आवेश मैं रखूंगा तो क्या होगा? धनात्मक आवेश रखूंगा तो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, क्योंकि इससे एकल धनात्मक आवेश है। ये कैसा है? एकल। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? बाह्य फ्लक्स। तो हमें कौन सा फ्लक्स मिलेगा? क्योंकि निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जा रही है, पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही है। तो हमको जो विद्युत फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बाह्य बाह्य फ्लक्स, बाह्य विद्युत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और आप बोल सकते हो परिवेशित। एक तो होता है परिवेशित और एक होता है निर्गत। तो ये कौन सा हो गया? निर्गत फ्लक्स। निर्गत भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, जो बाह्य विद्युत फ्लक्स है इसका दूसरा नाम क्या है? निर्गत फ्लक्स, यानी बाहर की ओर निकलता हुआ। और यदि मैं इस घन के अंदर या इस घनाभ के अंदर जो भी आप आकृति ले रहे हो उसके अंदर यदि मैं एक माइनस क्यू रखता हूं तो क्या होगा? बल रेखा अंदर की ओर आएगी, यानी हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? आंतरिक फ्लक्स, आंतरिक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलते हो परिवेशित फ्लक्स भी बोल सकते हो। परिवेशित, परिवेश कर रहा है ना अंदर, विद्युत बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है पृष्ठ के, तो परिवेशित फ्लक्स भी आप इसको बोल सकते हो। देखिए, नामकरण आपको पते होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि यहाँ पे दो होते तो दो आवेश, एक आवेश और ले लेता हूँ तो फिर बल रेखाएं क्या हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगी बाहर की ओर। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी एक और ऋण आवेश बढ़ा दूँ तो अंदर की ओर एक और आती हुई दिखाई देगी आपको इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु और लेता हूँ, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक 3D वस्तु बनाई। ठीक है, अब इस 3D वस्तु के अंदर मैंने यहाँ से एक तो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं मान लीजिए 3 है और निकलने वाली 2 है, यानी हमारा फ्लक्स कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अंदर जाने वाला, अंदर जो प्रवेश कर रही बल रेखाओं की वजह से जो फ्लक्स होता है वो होता है माइनस। तो यहाँ पे प्लस फ्लक्स
की वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 3 है, तो फ्लक्स का टोटल फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा, φ1 और φ2। टोटल फ्लक्स देखेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। टोटल फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे धनावेश के कारण जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक होगा। यहाँ पे ऋणावेश के कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ऋणात्मक। बल रेखाओं के कारण ऋणात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होंगी उनके कारण जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक फ्लक्स। और दूसरा रीजन ये भी होता है, यदि मान लीजिए निकलने वाला बाहर निकलने वाली बल रेखाएं यदि संख्या में ज्यादा है परिवेशित करने वाली बल रेखाओं के, तो हमारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है, ऋणात्मक की कम है। तो टोटल जो हमारा फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक। ठीक है, एक ये चीज इसकी पता होनी चाहिए। गाउसियन पृष्ठ मैंने आपको बता ही दिया। गाउसियन पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है, ठीक है। फिर इसके हम ये बहुत सारे छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होता है, तो उसके जो क्षेत्रफल होते हैं वो भी कितने हो जाएंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल हो जाएंगे। उस छोटे से क्षेत्रफल को हम क्या लेते हैं, ds लेते हैं, पता है ना आपको। इसका अभिलंब से दिशा, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो थीटा होता था। फिर हम लिखते थे φ = E.ds। ठीक है, ये तो अपना जनरल फॉर्मूला है, और ये गॉस ने जो दिया था वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से भी निकालते थे, इससे भी निकालते हैं। अभी हम इसकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, तो उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी हेडिंग है गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है जी, गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखिए, गाउस के नियम की जो उत्पत्ति होती है वो कूलॉम के नियम के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, तो गाउस का नियम जो होता है वो स्थिर वैद्युत बलों के संबंध में कूलॉम के नियम का दूसरा रूप है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है कि कूलॉम के नियम का ही दूसरा रूप है। इसने भी स्थिर विद्युत बलों के बारे में संबंध बताया था। और दूसरी बात यह है कि हम जो भी हम यहाँ पे उत्पत्ति कर रहे हैं उसको हम पूरे तरीके से करेंगे, डेरिवेशन है पूरा का पूरा, और इसको आप देखिए समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक हमने जो है एक बंद पृष्ठ लिया, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लो या पृष्ठ मान लो। तो यहाँ पे हमने एक पृष्ठ लिया है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया एक बंद पृष्ठ। ठीक है, अब ये जो बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, एस क्षेत्रफल है। ठीक है, एस क्षेत्रफल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं, बिंदु लेते हैं ओ। ये हमने एक बिंदु ओ ले लिया, और इस बिंदु पर हमने क्या किया, एक आवेश रख दिया क्यों। क्या रख दिया, आवेश रख दिया क्यों। हमने एक बंद पृष्ठ लिया, ये जो फिगर है वो किसका है, एक बंद पृष्ठ का एक फिगर है ये। ठीक है, इस बंद पृष्ठ के फिगर के अंदर जो हमने फिगर बनाया है उसमें हमने इस पृष्ठ पर एक बिंदु ओ लिया, उस पर हमने एक आवेश रख दिया क्यों। ठीक है, अब ये जो पूरी सतह है जिसका क्षेत्रफल एस है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म पृष्ठ अवयवों से मिलकर बनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ds। ठीक है, क्योंकि एक बंद पृष्ठ है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ds। ठीक है, यानी छोटे छोटे इसके भाग कर देते हैं अपन, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे ऐसे, ये इसके मैंने टुकड़े कर दिए, तो हमारा क्षेत्रफल के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो वो जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए वो क्षेत्रफल हमने छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ये। ठीक है, तो वो जो क्षेत्रफल होगा, अल्पांश क्षेत्रफल जो होगा, उसका जो सदिश वेक्टर जो होगा वो भी अल्पांश सदिश वेक्टर बोलेंगे उसको। वो किस दिशा में होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो इसके लंबवत हमने इसको बना दिया, ये ले ds। अब इस अल्पांश क्षेत्रफल पर हमने एक बिंदु लिया P। क्या लिया, P। या आप ऐसे बोल सकते हो कि बिंदु P जो है वो इस अल्पांश क्षेत्रफल पर स्थित है, और ये बिंदु की इस O से जो है r दूरी पर हमने ये बिंदु लिया है। दूरी कितनी है, r। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी है, r। अब इस r दूरी को दोनों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। ds वेक्टर और e के बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। कोई ना कोई कोण बन रहा है, अपन को नहीं पता कितना कोण बन रहा है, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पे केसेस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हमको नहीं पता भी कितना कोण बन रहा है। बस हमने r दूरी पर एक बिंदु P लिया जो कि किसी अल्पांश पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है वो ds है, और उसका जो वेक्टर है ds वेक्टर वो कुछ इस दिशा में e के साथ में थीटा कोण बना रहा है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये चीज समझ में आई आपको। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कूलॉम के नियम से, किससे, कूलॉम
के नियम से, तो कूलाम के नियम से हम इसकी उत्पत्ति करें तो कूलाम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, इस ई की एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में, 1/4πε0, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, आवेश और उनके मध्य की दूरी, जिससे आप परीक्षण कर रहे हैं इनके बीच की दूरी का स्क्वायर और इसकी दिशा आर कैप। ठीक है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और ओपी दिशा में, कहाँ पे, ओपी दिशा में। ठीक है, सिंपल सा हमने इक्वेशन जो कि हमने अब तक पढ़ा हुआ है ये पहले ले लिया है। अब अल्पांश क्षेत्रफल ds के अभिलंबवत बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, d phi e होगा। समझ रहे हो? ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल ds के इसके निर्गत यदि हमें फ्लक्स निकालना है, इस अल्पांश के निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, d phi, क्या हो जाएगा, d phi e। ठीक है, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, e डॉट ds, इसका डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई, इसका परिमाण लिखेंगे तो ई ds cos थीटा, दोनों सदिशों के परिमाणों को व्यक्त किया हमने, और ds cos थीटा यानी इन दोनों के मध्य का कोण, ये है हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लगाया, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको बेसिक 11th क्लास की फिजिक्स में है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4πε0 r/q/r²। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/4πε0 q/r² ds cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा d phi। ठीक है, इस थोड़ी इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, d phi e इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा q/4πε0, और ऊपर बचेगा ds cos थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा r²। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास में ये एक्सप्रेशन मिलता है। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है किसी का, ये फॉर्मूला बन रहा है ठोस कोण का। किसका बन रहा है ये फॉर्मूला, ठोस कोण का। कैसे, देखते हैं। अब देखिए इस चित्र के अंदर यहाँ पे इस क्षेत्रफल के द्वारा, इस अल्पांश क्षेत्रफल ds के कारण जो अंतरित जो कोण होगा ये इस बिंदु O पर, वो हमारा क्या होता है, ठोस कोण। क्या होता है, ठोस कोण। ये ठोस कोण हमारा कितना है, d ओमेगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसको d ओम भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम d ओमेगा बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि चूंकि ds cos थीटा अपॉन r² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल। क्या है ये, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है, स्टेरेडियन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्टेरेडियन। ये कौन सा मात्रक होता है, पूरक मात्रक होता है। पूरक मात्रकों के अंदर पढ़ा होगा आपने, दो तरह के होते हैं ये, एक तो होता है स्टेरेडियन और एक होता है रेडियन। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और बना देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कोई बिंदु O है। ठीक है, इस बिंदु O पर यहाँ पे कोई क्षेत्रफल ले लिया हमने। इस बिंदु O पर किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अंतरित जो कोण होगा वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ में या किसी गोले के अंदर उसका जो केंद्र है उसके कारण, उसकी सामने वाली जो केंद्र से जो सामने वाली जो उसकी सरफेस आ रही है, जो गोली सरफेस आ रही है, उसके कारण इस केंद्र O पर जो डलने वाला जो कोण होता है, केंद्रित कोण होता है, इसके कारण ये जो कोण डालेगा वो हो जाएगा d ओमेगा। क्या हो जाएगा, d ओमेगा। ठीक है, अब इन दोनों को, इसके केंद्र और इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, r दूरी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ds वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ds वेक्टर। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, d ओमेगा इक्वल्स टू ds अपॉन r²। ये मैं ऐसे बेसिक बता रहा हूँ, आपको इसको लिखना नहीं है इसके अंदर, ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। आपको बस इतना सा लिखना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो d ओमेगा के बराबर होगी। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से आया इस तरह से। अब मान लीजिए अगर ds जो है वो इस मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी जो त्रिज्या है,
इसके चारों ओर क्या है, गोला है पूरा का पूरा इस तरह से, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इसके चारों ओर एक पूरा पूरा क्षेत्र है, ऐसे ही। तो मान लीजिए अगर ये जो कोण है वो किसी और बिंदु पर बन रहा हो तो क्या होगा, तो उस स्थिति में ds जो है वो उसके घटक लेने पड़ेंगे, ds cos थीटा, यानी कि कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे ये बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु और ले लिया, और डैश ले लिया, तो इसके इस पर हम ठोस कोण निकालते हैं किसी क्षेत्रफल के द्वारा अंतरित कोण। मान लीजिए गोलीय क्षेत्रफल हो गया और इसने इसके ऊपर अंतरित कोण कर दिया। अब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा जो होगी ना, ठीक है, उससे तो अपना ds वेक्टर की दिशा तो ये हो जाएगी, ds ये cos थीटा की, सॉरी cos थीटा की, और ये जो ds वेक्टर होगा वो इस दिशा में हो जाएगा। इनके मध्य कोण हो गया थीटा। तो ये जो ds cos थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके द्वारा अंतरित कोण का, ये हो जाएगा dw इक्वस टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। भाई अभी तो केंद्र पर अगर मान लीजिए ये जो हमने पूरा पृष्ठ लिया है, इसका केंद्र बिंदु यदि O होता, तब यदि ये कोई क्षेत्रफल इसके ऊपर उसी गोले का कोई क्षेत्रफल जो उसके सामने है, जो कि उससे r दूरी पर स्थित है, वो यदि कोई कोण अंतरित करता, तब फॉर्मूला हम लेते ds अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू d के बराबर dw के बराबर इसलिए रखी है क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर में नहीं है। ये कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, कहीं पे किसी भी जगह, किसी भी पृष्ठ पे, किसी भी स्थिति पे, किसी भी जगह पे पॉइंट O ले लिया, और इससे r दूरी पर स्थित जो अल्पांश है उसके कारण अंतरित कोण का फॉर्मूला होगा ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये कैसे आया मैंने आपको बताया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तो हमारा ds cos थीटा होगा, और ये जो हमारा ds वेक्टर होगा वो इसका अभिलंब के अनुदिश इसकी दिशा होगी, वो ds होगी। इन दोनों के मध्य का कोण ds थीटा है, ठीक है। तो ये घटक मान लीजिए इसको, इसके एक्सिस पे घटक आ गया ds cos थीटा, समझ रहे हो। तो ये जो है वो इसके और इसके मध्य की दूरी के स्क्वायर के रिलेशन को बताएगा d ओमेगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया है, ठीक है। इतनी चीज समझानी पड़ी आपको, तो एक बेसिक चीज थी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, अल्पांश का अगर निकाल लिया हमने, अल्पांश का अगर हमने निकाल लिया तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में अल्पांश का आ गया इक्वस टू, ठीक है, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही था, ये आ गया ds, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी d ओमेगा, तो ये हो जाएगा d ओमेगा। ये था, दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया, तो हमारे पास में फाई ई संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा, पूरा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस पूरे क्षेत्रफल के कारण, क्षेत्रफल से निर्गत जितना भी है वो आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, q/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो है समाकलन ऑफ, ये देखो गोला आएगा यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा, ये है पृष्ठीय समाकलन के लिए। किसके लिए होता है, पृष्ठीय समाकलन के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा d ओमेगा। अब देखिए ये जो होता है, अब हमारे पास में जो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो होती है इस स्थिति के अंदर 4 कितनी होती है, 4 ठीक है। तो यहाँ पे जो समाकलन ऑफ, चूंकि समाकलन ऑफ d इक्वस टू कितना हो जाएगा 4 कैसे हुआ, देखो ओमेगा इक्वस टू अपन ने कितना निकाला था, s अपॉन r स्क्वायर, है ना। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है ही, कट गया, कितना आ गया 4 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमने निकाल ली है, यहाँ पे हमने मान रख दिया 4 और 4 कांस्टेंट होता है जिसका समाकलन वही रहता है जो वो होता है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं समाकलन से, कांस्टेंट का समाकलन को। और अब देखिए जो हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है वो है फाई ई, क्योंकि यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, फाई इक्वल्स टू q/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, और आपके पास बचा फाई ई इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, गॉस की उत्पत्ति का, जो गॉस के नियम की उत्पत्ति थी, क्योंकि हमें जो है हमारी एक्सप्रेशन मिल चुकी है फ्लक्स निकालने की,
जिसका तरीका है, जो कुल परिबद्ध आवेश होता है, बंद पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश होता है, उसको जब हम 1/ε0 गुना कर देते हैं, है ना, तो हमारा जो है टोटल हमको फ्लक्स मिल जाता है। यदि हमारे जो आवेश हैं, जो हमारा पदार्थ है, जो वस्तु है, वो यदि परावैद्युत माध्यम में रखी हुई है, आवेश परावैद्युत माध्यम में है, सारे के सारे सतत आवेश वितरण, तो उस टाइम पे आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, एप्साइलन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एप्साइलन। एप्साइलन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता, और उसको हम किसके पदों में लिख दिया, हमने के एप्साइलन नॉट के पदों में लिख दिया, क्योंकि एप्साइलन इक्वल्स टू क्या होता था, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो था के एप्साइलन नॉट। तो के यहाँ पे क्या था, कप्पा, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू किसकी है, किसके बराबर होता है, ये एप्साइलन के बराबर होता है। एप्साइलन यानी माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्साइलन नॉट। तो इस तरह से तो हमारा जो है ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी गाउस के नियम की उत्पत्ति। ये चीज देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा जो आवेश था ना, कुल आवेश जो था ना, वो केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए है। ठीक है, जो कुल आवेश अपन निकालते हैं, तो इसके अंदर जितने भी आवेश उपस्थित है, बाहर के आवेशों का गाउसियन इसमें कोई मतलब नहीं है। बाहर कोई भी आवेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्युत फ्लक्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मतलब है अंदर के आवेश, अंदर के आवेश, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। देखिए इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, ठीक है, टोटल आवेश कितना है इसका, 2q। कितना है, 2q। बाहर मुझे मतलब नहीं है, अंदर है। मैंने बोला बंद पृष्ठ के अंदर स्थित एकल आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, उसकी दिशा मैंने बताई, मतलब विद्युत फ्लक्स, विद्युत तीव्रता बताई थी, और विद्युत फ्लक्स का मान बताया था कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसे यहाँ पे इसके अंदर है ऋणात्मक, तो बाहर से मतलब नहीं है हमें, हमें अंदर से मतलब है। ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया था आपको, अंदर और बाहर समझ में नहीं आता लोगों के, इसलिए मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखिए, लेकिन हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो सभी आवेशों के कारण होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये है कि गाउस की जो प्रमेय होती है, वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है, इसको बिल्कुल अब ध्यान रखना अच्छे से। जैसे हमारा कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा था। ठीक है, हमारा जो गुरुत्वीय बल होता है, वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया था पूरा का पूरा, तो वैसा का वैसा चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अब हम जो है थोड़ा सा गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब इसके उपयोग कैसे करें, इसका ना उपयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी एक डेरिवेशन है, इसमें डेरिवेशन होंगे। तो आज तो हम एक डेरिवेशन ले रहे हैं, पहला अनुप्रयोग इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग इसका, गाउस के नियम से हम निकालेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो है गाउस के नियम से हम इसका पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस के नियम से अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के लिए। हमने जो है एक पूरा लेक्चर दिया था रेखीय आवेश वितरण के बारे में, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए अब, जो कि आपने पूरे वीडियो में आपको मैंने पूरे अच्छे से बताया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ पे जो है हम एक ए बी नाम का एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी, देखिए ये हमने ले लिया यहाँ पे ए बी, जिसकी लंबाई है अनंत, अपन को भी नहीं पता कितनी लंबाई है। ये हमने एक आवेशित तार ले लिया, या आप इसको रेखीय आवेश बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, बस होना ये रेखीय चाहिए। ठीक है, ये इसकी अनंत लंबाई है, हमें नहीं पता। हमने इसके बीच का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ए बी। ठीक है, ले लिया। इसके ऊपर कैसा आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण है। तो रेखीय आवेश वितरण के लिए जो एकांक लंबाई पे आवेश होता है, आवेश घनत्व होता है, वो क्या होगा, लैम्बडा। क्या होगा, लैम्बडा, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए इसके लिए हमें गाउस का नियम लगाना है। तो गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है,
हमें इसके पूरे आसपास एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो, उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। इसका मतलब हम जो कुछ भी आकृति ले सकते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे बेलनाकार आकृति। क्या लेते हैं? बेलनाकार आकृति। तो देखिए ये जो है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे हम एक बेलनाकार बेलन बनाते हैं, बेलन। ठीक है, सिलेंडर है ये। क्या है ये? सिलेंडर है। और ये इसके बाकी जो पृष्ठ हो गए दोनों के दोनों, ये दो उसके पृष्ठ और हो गए। ठीक है, ये हमने इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, ये है ए हमारा, ये है बी, ये है ए और ये है बी। मैं इसे नीले पेन से लिखूंगा अब ये जो हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है, जो हमारा बेलन है, उसकी लंबाई ले लेते हैं हम एल। कितनी है? एल। ये हमने ले ली इसकी लंबाई एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल लंबाई का हमने और एस क्षेत्रफल का, एल लंबाई का और एस क्षेत्रफल का हमने एक बेलन ले लिया। इसका क्षेत्रफल कितना है? एस। अब देखिए तार की तो क्या होती है? लंबाई होती है, वो भी अनंत है। कैसी है? अनंत। तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया, एक एल लंबाई का बेलन गाउसियन पृष्ठ लिया। अब इसके जो ये जो इसका बेलन, ये सिलेंडर है, इसका क्षेत्रफल ले लिया हमने S1। क्या है? S1। और ये है हमारा S2 और ये है हमारा S3। क्या है ये? S3। ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल ले लिया हमने S1, इसका ले लिया S2 इसका। तो यानी जो तो बेलन का जो टोटल क्षेत्रफल हो गया, वो क्या हो गया? S इक्वस टू S1 प्लस S2 प्लस S3। मतलब ये इतने सारे क्षेत्र के क्षेत्रफलों से मिलके बना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब हमारा जो है डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश हमने ले लिया है, जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्बडा। ठीक है, एकांक लंबाई यानी 1 मीटर पर जो आवेश होगा उसको हम लेंगे आवेश घनत्व के रूप में लैम्बडा इक्वस टू, या आप बोल सकते हो क्यों होगा, वो क्या होगा? लैम्बडा एल। क्यों जो होगा वो क्या होगा? लैम्बडा एल। यानी लैम्बडा बराबर आप लिख सकते हो एकांक लंबाई अपॉन क्यों, क्यों अपॉन एल। ये एल है। ठीक है, एल हो गया। तो अब यहां से क्यों की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा? एल लैम्बडा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। इसकी वैल्यू निकाल दी हमने। अब देखिए, ये समझ में आई आपको? अब हम क्या करते हैं, रेखीय आवेश, जो हमारा रेखीय आवेश है, ये जो तार है, इससे आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेते हैं। तो इससे आर दूरी पर, ये देखिए ये होगी हमारी आर दूरी, इस पे बिंदु हमने ले लिया पी। इस पी बिंदु पर, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, इससे जो है एक अभिलंब खींचते हैं। उस अभिलंब के अनुदिश जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? ds वेक्टर। ds वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और हमारी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी इसी दिशा के अंदर होगी। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ये तो है S1 क्षेत्रफल के अंदर देखा हमने। और S2 क्षेत्रफल के अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रही है? E, इस साइड। और हमारा जो ds वेक्टर जाएगा ऊपर की साइड, इसके लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होगा ना ये। तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये धनावेश है सारे, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दोनों को मिलाने रेखा के अनुदिश इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये भी धनावेश होगा, इस पे मान लेते हैं। और परीक्षण आवेश में धनावेश लेते हैं। और यहाँ पे जो S2 पे जो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अभिलंब जो होगा वो ऊपर होगा, तो ds वेक्टर इस दिशा में होगा। ठीक है, तो इनके मध्य कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना है? यहाँ पे भी ऐसे होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश इस साइड जा रहा है, ds वेक्टर हमारा लंबवत है इसके, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लिख सकते हैं गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, क्या लिख सकते हैं? टोटल आवेश जो होगा वो Q इक्वस टू पूरा जो आवेश इस रेखीय आवेश पे या गॉसियन पृष्ठ पर जो आवेश होगा, अंदर आवेश जो है वो होगा, टोटल आवेश होगा Q इक्वस टू, हमने भी निकाला था लैम्बडा एल। ठीक है, इस पदों में आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। दूसरी बात देखिए, अब हम बात करते हैं फ्लक्स की।
क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं वो, विद्युत फ्लक्स, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन ई डॉट डी एस, ये होता है। इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, इनके जो परिमाण लिखोगे, तो ये हो जाएगी ई डॉट डी एस कॉस थीटा, लिख दिया। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये डॉट नहीं है, इसको आप कुछ भी मत लिखो यहाँ पे, है ना, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ को, इक्वेशन नंबर 1 को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, गॉसियन पृष्ठ को जो है हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जो बांटे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रफल में बांट रखा है, S1 S2 S3 में, ठीक है। तो यदि हम S1 की बात करते हैं, तो S1 कंडीशन में देखिए, S1 के अंदर देखिए पूरा पूरा क्षेत्रफल है ये, इसके अंदर ई और ds के बीच में कोण कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 डिग्री। यानी कि जो हमारा cos 0 होगा वो कितना होगा, cos 0 डिग्री होगा 1। ऐसे ही आप देखेंगे नंबर 2 के अंदर, नंबर 2 क्षेत्रफल के अंदर S2 के अंदर देखेंगे तो थीटा आ रहा है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और थर्ड जो क्षेत्रफल है उसके अंदर हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री इसमें भी आ रही है, इसलिए cos 90 कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो कंडीशन मैंने करी देखी, इसमें आपने देखा कि cos S2 और S1 के अंदर cos की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है E और DS के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, DS और E के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री का। यहाँ पे कितने का है, DS और E और DS के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फाई ई जो होगा हमारा टोटल फ्लक्स जो होगा वो इन क्षेत्रफलों से निर्गत, यानी S1 से S2 से निर्गत टोटल फ्लक्स को सबको जोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, S1 के निर्गत टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, S1 के निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ES डॉट DS cos थीटा, प्लस S2 के निर्गत फ्लक्स E DS cos थीटा, प्लस S3 के निर्गत फ्लक्स समाकलन E DS cos थीटा। अब देखिए S1 0, cos की वैल्यू 1, यानी कि ये सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 0 हो जाएगा तो ये सब मल्टीप्लाई के अंदर है, सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 0 हो रहा है इसलिए सब पूरा ये पूरा व्यंजक 0 हो गया। तो बचेगा क्या, फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ऑफ ई डी एस प्लस 0, यानी समाकलन, यहाँ पे हमारा फ्लक्स आ गया, समाकलन ई समान है इसलिए भार डी एस, S1 बचा, बस S1 ही बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा समाकलन कर रहे हैं हम ds का S1, तो हमको पता है कि S1 का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 पाई RL से, कैसे निकालते हैं, 2 पाई RL से। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फाई ई कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने ds इक्वस टू का समाकलन जो हमने किया था, ds का इक्वस टू आ गई 2 पाई RL, ठीक है, सरफेस जो हमारा समाकलन था, पृष्ठीय समाकलन था। तो यहाँ पे हमने देखिए ये जो इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया, और इक्वेशन के अंदर जो ds की वैल्यू थी उसको, ds समाकलन को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास में जो है वैल्यू आई फाई ई इक्वल्स टू 2 पाई RL, यानी विद्युत क्षेत्र को उसके क्षेत्रफल से, जो हमारा वक्र है इसके क्षेत्रफल से जब हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है क्या होता है, फाई ई आ जाता है। तो ये होगी इक्वेशन हमारी, ठीक है। 2 पाई RL कैसे आया, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RL, बेलन का जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है इस वाले पृष्ठ के लिए वो होता है 2 पाई RL, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब आप जानते हैं गॉस की प्रमेय, हमें पता है क्या होती है। तो गॉस की जब हम प्रमेय लगाते हैं, गॉस की जब हम प्रमेय लगाते हैं, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से हमें, गॉस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि फाई इक्वस टू, हम जानते हैं फाई इक्वस टू क्या होता है, टोटल आवेश, बंद पृष्ठ का टोटल आवेश और एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है इक्वेशन नंबर 3 से, ई 2 पाई RL, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर आवेश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा के पदों में लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता था, लैम्बडा L,
टोटल टोटल आवेश ही तो है ये, टोटल आवेश, ये भी दिखा रहा है टोटल आवेश है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो ई इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस यही हमें निकालनी थी। अब इसका सदिश रूप देख लीजिए, सदिश रूप कैसे लिखना है। तो हमारा जो ई है वो सदिश रूप में लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालिए, आ चुका है हमारे पास व्यंजक, तो बस इसको मैं लिख रहा हूँ सदिश रूप के अंदर अपॉन आर डॉट एन कैप। एन कैप क्या होती है, अभिलंब की दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। देख लीजिए आप डायग्राम के अंदर, अभिलंब की दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। देखिए यहाँ पे एन कैप होता है ना, एन कैप डीएस की दिशा बताने वाला एन कैप, तो इसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसलिए इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे एन कैप आया है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब देखते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा ई है वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, आर के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसकी जो दूरी है वो बढ़ेगी यदि यदि इस रेखीय आवेश, जो रेखीय आवेश था हमारा प्लस 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 प्लस, इस पर रेखीय आवेश वितरण था, इससे यदि हम बिंदु जितना दूर लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम। यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम। यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है ये, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है ये इक्वेशन। तो इसलिए हम इसको ग्राफ बनाए, तो ये सेपरेशन का और ई का ग्राफ है। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास में, ठीक है, ये दूरी है इनके बीच की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है, ये अनुप्रयोग का दूसरा डेरिवेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।